हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी 10/8/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में CBT 1 का। उसमें पूछे गए सभी साइंस के क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु नरम होगा उसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो चलिए 4 ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा है लोहा और डी का ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम को भी हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, लोहा को भी जानते हैं चाकू से नहीं काट सकते हैं, तांबा भी हार्ड होता है उसको चाकू से नहीं काट सकते हैं। सोडियम है जो कि मोम की तरह होता है, उसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, ए का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। देखिए यह अपवर्तन से है, ये क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन से ये क्वेश्चन है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं कि सघन माध्यम कहने का मतलब क्या है कि जिसकी सघनता ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि नीचे में अगर पानी है, ये एक सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ये हवा वाली माध्यम है, मान लीजिए वायुमंडल है। तो हवा में से इसमें क्या करा, सघन माध्यम से। तो चलिए इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। पहले कह रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो ये क्या होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो ये अविलंब से दूर मुड़ जाती है, ये अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा। देखिए और इससे रिलेटेड और कई क्वेश्चन है। जैसे क्या होता है जब ये माध्यम परिवर्तन होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल भी बदल जाती है। जैसे सघन माध्यम में चाल कम होती है, विरल माध्यम में चाल अधिक हो जाती है। इसकी जो नहीं बदलती वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति जो होती है उसका नहीं बदलती है। चाहे माध्यम कोई भी हो उसकी आवृत्ति उतना ही रहेगा, सिर्फ तरंगदैर्घ्य बदलने के कारण इसकी चाल बदल जाती है। जैसे आप जानते होंगे V बराबर होता है एन लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है, जहाँ ये लेमडा है तरंगदैर्घ्य है और एन जो है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और भी चाल है। तो क्या होता है जब प्रकाश की किरणें इस माध्यम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो लेमडा क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर ही रहती है, इस कारण से V कम हो जाती है, यानी चाल कम हो जाती है। तो चलिए इस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में पहला कह रहा है कि अविलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है। तो नहीं, ये नहीं, अविलंब से दूर मुड़ती है। देखिए इससे इस एंगल से ये एंगल बड़ा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ये इसका सही आंसर होगा। क्या हो रहा है, ये अविलंब से, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है तथा इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी सघनता कम है। सघन माध्यम का मतलब हुआ जिसकी सघनता ज़्यादा है और विरल माध्यम का मतलब हुआ जिसकी सघनता कम है। तो ये इसका सही आंसर होगा बी, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का पीएच मान कितना है, 3 है। जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तो H प्लस, यहाँ प्लस है, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो देखिए H प्लस आयन की सांद्रता आप जानते हैं पीएच मान का जो फॉर्मूला होता है, जो पीएच मान का होता है ये हो जाता है माइनस लॉग H प्लस आयन। इसका फॉर्मूला होता है ये H प्लस आयन। तो क्या कर रहा है पीएच मान, तो इसको कह सकते हैं कि तीन जब पीएच मान है, जब 3 पीएच मान है, 3 है, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी, H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10 के पावर -3। और जब इसकी 6 हो जाएगी तो उस टाइम हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -6। अब क्या हो रहा है, जब 3 था उससे 6 हुआ तो क्या हुआ, इसका 1000 गुना कम हो गया। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना कम हो जाती है। इसका सही आंसर होगा बी, यानी जब पीएच मान 3 से 6 हो जाए तो उसकी H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन, देखिए ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, O3। तो इसमें कितने परमाणु हैं, इसके एक अणु में, यानी O3 जो है ये ऑक्सीजन के ये अणु हो गया, और इसमें कितने परमाणु है, 3 है। देखिए ये 3 लिखा है, जैसे अगर O2 रहे तो इसका मतलब 2 हुआ, और O3 है इसका मतलब हुआ कि 3 है। तो इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, इसका आंसर बी होगा। चलिए इससे रिलेटेड और थोड़ा देख लेते हैं। ओजोन का क्या काम है। ओजोन जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में, समताप मंडल में होता है,
पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसके समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल में ओजोन का एक परत होता है जो यूवी किरणें को, जो सूर्य से यूवी किरणें निकलती है, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, उससे पृथ्वी का रक्षा करती है। नहीं तो अगर ये ओजोन मंडल अगर न रहे तो क्या होगा, यूवी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी यानी अर्थ पर आ जाएगा, जिससे क्या तरह तरह की बीमारियां फैलने लगेगी। तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच का कार्य करती है पृथ्वी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संकुचित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि श्रीलंकी क्या होता है। श्रीलंकी आप एक देखे होंगे, एक चूड़ीदार होता है, खिलौना होता है, बच्चे सब खेलते हैं, चाहे प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, इस तरह से होता है। देखिए ये इस तरह से रहता है, इस तरह से बना रहता है, इसका फिगर भी हम दे देंगे। तो इस तरह से बना रहता है श्रीलंकी। तो ये क्या करता है, एक स्प्रिंग की तरह कार्य करता है। इसको जैसे खींचेंगे तो स्प्रिंग की तरह खींचाएगा, फिर छोड़ देंगे, ये क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, मतलब से कंप्रेस। ये एक खिलौने की तरह यूज किया जाता है, उसी को श्रीलंकी कहा जाता है। तो कह रहा है कि जब किसी संकुचित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। श्रीलंकी मतलब समझ लीजिए एक तरह से स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग खींच के अगर छोड़ दिए तो वो किस में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी का इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होती है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे खाद्य पदार्थ, आप एक नमकीन का पैकेट भी खरीदते होंगे, चाहे कुरकुरे हो, चिप्स हो, किसी भी चीज़ का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें गैस भरी हुई रहती है। वो गैस जो होती है, उसमें जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है उसमें कि ताकि मान लीजिए पैकेट में कोई खाद्य पदार्थ को पैक करते हैं तो उस टाइम इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद रहता है उस ऑक्सीजन को इसमें से रिप्लेस कर देता है, ऑक्सीजन को इसमें से बाहर कर देता है और नाइट्रोजन इसमें भर देते हैं। और नाइट्रोजन क्या होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, और इससे क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ एकदम ताज़ा रहता है, वो खराब भी नहीं होता, उसका स्वाद भी खराब नहीं होता, उसका खुशबू भी खराब नहीं होता। इसलिए किसी भी खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। खास करके जो पैकेज वाले सामान होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। जिसका सही आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है। देखिए आप जब साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा रहता है, गतिज ऊर्जा ये भी रहता है। उसके बाद क्या था, रासायनिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा। देखिए जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी गर्म होता है तो उससे क्या होता है, हीट ऊर्जा भी निकलती है, या साइकिल का जो बॉल वायरिंग है उसका भी क्या होता है, घर्षण के कारण उसमें से हीट जनरेट होता है, तो उसमें ऊर्जा भी होगा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा तो है ही, गति कर रहा है, तो ये भी है। तो क्या है, रासायनिक ऊर्जा नहीं है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी रासायनिक ऊर्जा नहीं निकलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए परजीवी, परजीवी का मतलब क्या हुआ, परजीवी का सीधा सा मतलब हुआ वह जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, वो परजीवी कहलाता है। जैसे मलेरिया का परजीवी तो है, लेकिन वो क्या है, पौधे पर निर्भर नहीं रहता है, तो ये भी नहीं होगा। जू क्या होता है, ये पशु पक्षियों में भी जू, या इंसान को भी जू लग जाता है, तो ये भी परजीवी है, लेकिन ये पौधे से अपना भोजन प्राप्त नहीं करती, तो ये भी नहीं होगा। ब्रायोफाइलम, ये भी नहीं होगा। कस्क्यूटा, जिसको कहा जाता है अमरबेल। अब इसको देखे होंगे कि बड़े बड़े पौधे पे, पेड़ पे एक लता की तरह रहता है, जिसका जड़ जो है मिट्टी से लगा नहीं रहता, तना से लगा नहीं रहता। उसी पौधा से, जिस पौधे पे ये अमरबेल रहता है, उसी पौधा से भोजन प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद नहीं था। जैसे ये फूल है, देखिए ये फूल है, कहता है कि इसके केंद्र में, जैसे केंद्र में ये है, तो इसका सही आंसर होगा, यानी इसका 4 ऑप्शन है, अंडप, बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़ी। तो देखिए पंखुड़ी तो ये है, ये क्या है, बीच में नहीं है, बीच वाला भाग ये है अंडप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन फिजिक्स से है। इसमें कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, जैसे वो गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में वो रहना चाहती है, या वो अस्थिर है
तो वह अस्थिर की अवस्था में ही रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहा जाता है। कोई भी वस्तु जैसे गति की अवस्था में है, जैसे सैटेलाइट है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे सैटेलाइट को एक बार प्रक्षेप कर दिया जाता है तो जिस वेग से प्रक्षेप किया जाता है वो सब दिन के लिए उसी वेग से वो उसका परिक्रमण करते रहता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। मतलब क्या है, लेकिन जैसे आप कहेंगे कि कोई मोटरसाइकिल जा रही है तो वो अगर मोटरसाइकिल जा रही है उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते, वो भी धीरे धीरे रुक जाती है। वो क्यों रुकती है, क्योंकि उस पर वायु का प्रेशर पड़ता है, उसके बॉल वायरिंग पहिए और रोड के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, यानी यह भी एक बाह्य कारक है जो उसको रोक देती है। तो क्वेश्चन क्या करना, फिर से एक बार देख लेते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से, चाहे वो अस्थिर हो या समान गति से हो, गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, वह क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए, यानी अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वही जड़त्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। यानी कह रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, हमारे देश का कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है, यानी पवन ऊर्जा जो है अधिक से अधिक उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन है हिमालय पर्वत। देखिए हिमालय पर्वत सही है कि जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ क्या है, वहाँ पे हवाएं तेज चलेगी। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर पवन ऊर्जा संबंधित जितना होता है इक्विपमेंट सभी को वहाँ ले जाने में बहुत परेशानी होगी, वहाँ इसके लिए सही जगह नहीं है, तो हिमालय पर्वत भी नहीं होगा। बी का ऑप्शन है गंगा के मैदान। यहाँ क्या है, पवन ऊर्जा के लिए जो पवन चक्की लगता है वहाँ पूरा फ्री जगह चाहिए, तेज हवाएं चाहिए, जो कि यहाँ गंगा के मैदान में नहीं मिलेगा, यानी खाली जगह नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा उपयुक्त। पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार भी ठीक है लेकिन सबसे उपयुक्त है पश्चिमी घाट, यानी वहाँ पूरा स्थान भी मिल जाता है, यानी पूरा फ्री जगह भी मिल जाता है जहाँ पवन चक्की लगाया जा सकता है और हवाएं भी तेज सभी मौसम में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्बन का परमाणु की द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, तो प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1 मोल क्या होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। तो कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन परमाणु के 12 ग्राम जो है उसका 1 मोल होगा। 12 ग्राम जो है 12 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 मोल। उसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 है, इसका परमाणु भार होता है 16, यानी ऑक्सीजन का 16 ग्राम जो है 16 ग्राम 1 मोल हो जाएगा, यानी उसका ग्राम परमाणु जो होता है वही होता है 1 मोल। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। हीलियम क्या होता है He, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तत्व के 1 मोल के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हीलियम का 1 मोल में कार्बन के मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी तत्व हो, जैसे हीलियम है, हीलियम का 4 है तो इसका 4 ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल। तो कोई भी तत्व उसके 1 मोल में परमाणु की संख्या हमेशा समान होगी, चाहे कोई भी तत्व है। जैसे हीलियम के 4 ग्राम में जितना परमाणु होगा उतना ही कार्बन के 12 ग्राम में परमाणु होगा, उतना ही ऑक्सीजन के 16 ग्राम में परमाणु होगा, यानी 1 मोल किसी भी तत्व का हम ले लें उसमें परमाणु की संख्या समान होती है। तो पहला क्वेश्चन तो पहले नहीं होगा, हीलियम का 1 मोल में कार्बन के मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में बराबर ही होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कह रहा है कार्बन, दूसरा कह रहा है कार्बन का मोल 1 में हीलियम के मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि परमाणु की संख्या समान होती है। कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या के समान होगी। चलिए सी का आंसर होगा, क्योंकि कोई भी है उसके 1 मोल में परमाणु की संख्या या अणु की संख्या समान होती है। डी का ऑप्शन भी देख लेते हैं, कार्बन के 1 मोल में हीलियम के मोल से परमाणु की संख्या 1/3 होगी, ये भी नहीं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गति ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ पर कह रहा है भी कितना दिया गया है, भी दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड और भी दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड और एम दिया गया है, एम बराबर है 0.5 किलोग्राम यानी केजी। तो कह रहा है वजनी गेंद की गति ऊर्जा कितनी होगी। तो गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, गति ऊर्जा का सीधा से फॉर्मूला होता है, गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ से निकाल लीजिए, हाफ m का वैल्यू है कितना 0.5 और v का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 8 दूनी 16, तो इक्वल टू हो गया 0.5 अगुने 8 बराबर हो गया 4। सीधा सा बात है, ये 4 जूल हो जाएगा, इसका आंसर 4 जूल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, प्रोपेन का। तो प्रोपेन देखिए एल्केन समूह का है प्रोपेन। एल्केन समूह का, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का समान सूत्र होता है। तो इसके अनुसार देखिए क्या होता है, पहला होता है मीथेन, दूसरा होता है इथेन, और तीसरे नंबर पर होता है प्रोपेन। ये पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पर ये होता है। तो इसके अनुसार प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cn, n की जगह दे देंगे 3 और H2n का वैल्यू है 3 और +2, क्या हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 2 8। तो प्रोपेन का सही फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, जो कि सही ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर का C3H8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा। देखिए ओम का नियम कहता है कि कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसके अप्रॉक्स अगर भी है, इसके अप्रॉक्स अगर भी वोल्टेज अप्लाइड है तो क्या कहता है, V बराबर होता है IR। यहाँ पे क्या कर रहा है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो विभवांतर भी स्थिर रहता है, और विभवांतर भी नहीं बढ़ता है। तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अब यहाँ पर कह रहा है कि I बढ़ता है, I कब बढ़ेगा, नहीं V का स्थिर, जब R का वैल्यू घट जाएगा तब क्या हो जाएगा, I का वैल्यू, जब R का वैल्यू घट जाएगा तो I का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो I का वैल्यू बढ़ने के लिए क्या, R के वैल्यू को घटना पड़ेगा, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो देखिए हवा में जो ध्वनि की गति करती है, ध्वनि की गति में क्या, विक्षोभ, यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है, ऐसे इस तरह से विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, हवा में ध्वनि अपना दूरी तय करती है। तो विक्षोभ जिसको कहा जाता है अशांति, इसी को अशांति कह लीजिए या विक्षोभ कह लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हीलियम क्या है, हीलियम का परमाणु संख्या होता है, हीलियम He, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो इसमें परमाणु संख्या से मतलब है, यानी इसके बाह्य कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा जितने भी होता है क्या, अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस, जो हीलियम के बाद होता है आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। हीलियम नियॉन होता है 10, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन 36, जेनॉन होता है 54 और रेडियन होता है 86। इसके सभी के, हीलियम को छोड़ के और सभी इनर्ट गैस में क्या होता है, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम को छोड़ के, हीलियम में सिर्फ 2 होता है, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 2 ही होती है। और आप जानते हैं कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह ही सकता है। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा पौधा है जिसके पत्ती से पेड़ निकलता है, जो पत्ती में दर्रा होता है उससे निकलता है क्या, पेड़, यानी पत्ता से ही पेड़ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। देखिए गुलाब में तो नहीं होता है, गुलाब डाली से ही पेड़ होता है। ब्रायोफाइलम जो है इस प्रजाति के पौधे में पत्ती से ही पौधे निकलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। देखिए मेंडलीफ ने जो भी अपना प्रयोग किया, ऐसे तत्व को सिलेक्ट किया जो अधिक अभिक्रियाशील हो, जो लगभग सभी तत्वों से मिलकर कोई न कोई यौगिक का निर्माण करता हो। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, सोडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन तो सही है लेकिन सोडियम उतना अभिक्रियाशील नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वो सिलेक्ट किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए इसी के साथ 20 क्वेश्चन पूछा गया था, ये वीडियो समाप्त होती है। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह के LP टेक्नीशियन या JEE संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।